ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक, भारत माता की जय। लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 3A और 3A होने के बाद अपन चैप्टर 5 को चालू करेंगे मालिक। तो चैप्टर 3A का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3A के रिवीजन को करने के पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर 3 में क्या क्या चीजें हैं। 3A, 3B, 3C। 3A का कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, 3B का कॉन्सेप्ट है कंट्रोल एंड 3C का कॉन्सेप्ट है IS ऑडिट। 3A के अंदर अपने को दो चीजें करनी है। वन इज IS कंपोनेंट, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है IS इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉडल जो मेरे सर के ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। ये होने के बाद है 3B में कंट्रोल। कंट्रोल में बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिसोर्सेज एंड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन है। एंड लास्ट पॉइंट है 3C ऑडिट में। ऑडिट में अपने पास दो पोर्शन है, एक है ऑडिट और एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर, ये वाला पॉइंट अपन धीरे धीरे आगे करेंगे। अपन ने ये सेशन में अभी सिर्फ 3A कंप्लीट किया हुआ है। 3A को क्या करना है देखते हैं। 3A में हमने ऑल टुगेदर दो चीजें खत्म की है मालिक, एक है IS मॉडल और एक है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर आपके सिलेबस में टोटल 5 चीजें हैं, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब पहले बात करते हैं IS मॉडल। IS मॉडल में सर कितने पॉइंट्स है? IS मॉडल में एक ही क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स इन्वॉल्वड इन IS मॉडल। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन IS मॉडल? देयर आर टोटल 3 स्टेप्स इन IS मॉडल। वन इज इनपुट, वन इज प्रोसेस एंड वन इज आउटपुट। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ IS। कंपोनेंट्स ऑफ IS बोलिए या कंपोनेंट्स ऑफ CBIS बोलिए, आंसर रिमेन सेम। मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ IS या CBIS के अंदर 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या है? ओके, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। जिसके अंदर पीपल को इग्नोर करिए क्योंकि पीपल विल बी कवर्ड इन 3C। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क में से पहला चालू करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर आपके पास 4 डिवाइसेस है, एक है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट एंड लास्ट है स्टोरेज। तो अपन को एक पॉइंट आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। पहला बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपको एग्जांपल याद रखना है। ओके, एग्जांपल याद भी नहीं रखे तो आप इग्नोर कर सकते हो, जिसके अंदर आपका कीबोर्ड है, माउस है, पेन है, स्टाइलस है, टच स्क्रीन है, ओके, वेबकैम है, ओके, स्कैनर है, एक्सेट्रा। ये डिस्कस किया इनपुट डिवाइसेस में। उसके बाद आया प्रोसेसिंग डिवाइस। सर प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस एक कंप्यूटर चिप का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, वन इज CPU एंड वन इज मेन मेमोरी। यहां पर CPU में ऑल टुगेदर, CPU मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस एक्चुअल हार्डवेयर व्हिच इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द कमांड गिवन बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो आपको कमांड देता है वो उसको इंटरप्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ओके, CPU का काम है। CPU स्मॉल फ्लिक्स ऑफ सिलिकॉन से बना हुआ है एंड उसके अंदर सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स है जिस विच आर यूज्ड एज ए, ओके, ऑन एंड ऑफ स्विच जैसा। ओके, इट इज आल्सो सेंडिंग एंड 0 and 1 मतलब 0 and 1 कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं उसके लिए। ये होने के बाद CPU के अंदर 3 फंडामेंटल यूनिट्स है। 3 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं? एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एक है प्रोसेसर रजिस्टर। ओके, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ओके, फ्लो ऑफ डेटा। ओके, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करना इज नथिंग बट ए CPU का काम, कंट्रोल यूनिट का काम। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करना। एंड रजिस्टर का काम क्या है? मेनली स्टोरेज करना। इसीलिए आपको इसमें टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। वन इज एक्यूमुलेटर्स, वन इज स्टोरेज रजिस्टर, वन इज एड्रेस एंड वन इज मिसलेनियस। एक्यूमुलेटर के अंदर रनिंग वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू रखे जाते हैं, स्टोरेज रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है, एड्रेस रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाता है एंड मिसलेनियस के अंदर एनी अदर पर्पस कैन बी डन। ये होने के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी है, वन इज कैश मेमोरी, वन इज मेन और प्राइमरी मेमोरी एंड आफ्टर दैट इट इज सेकेंडरी मेमोरी। यहां पर मैंने आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, यहां पर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको पढ़ना कैसे। जो अमेंडमेंट पोर्शन है, अमेंडमेंट पोर्शन में आपको पहला पॉइंट है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में क्या क्वेश्चन है? रैम एंड रोम में आपको है, ये है प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। रैम और रोम में क्वेश्चन है, ओके, डिफरेंस बिटवीन बताइए। मैं ऐसा करूंगा तो रैम का पॉइंट है, ऐसा करूंगा तो रोम का पॉइंट है। आप ये याद रखना, ये है रैम, ये है रोम। ओके, रैम में सबसे पहले वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। रैम इज यूज्ड फॉर द यूजर पर्पस, ओके, रोम इज यूज्ड फॉर क्विक रेफरेंस ऑफ CPU। रैम इज बेसिकली रीड एंड मॉडिफाई, रोम इज ओनली रीड पॉइंट। ओके, रैम विल बी यूजिंग द डेटा फॉर ए प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। रोम विल बी यूजिंग द डेटा विच इज यूज्ड परमानेंटली और रिपीटेडली। रैम का कॉन्सेप्ट हाई इंपैक्ट है सिस्टम परफॉर्मेंस पे, रोम का इंपैक्ट हाई नहीं है सिस्टम परफॉर्मेंस पे। सिस्टम परफॉर्मेंस पे लो इंपैक्ट है, ओके, इंपैक्ट ही नहीं एक्चुअली सिस्टम परफॉर्मेंस पे, लेकिन इसका हाई इंपैक्ट है। ओके, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट। ओके, रैम की कॉस्ट ज्यादा है, रोम की कॉस्ट कम है। इसके बाद स्पीड, रैम की स्पीड ज्यादा है, रोम की स्पीड कम है। और रैम की कैपेसिटी कंपेयर टू रोम ज्यादा है, रोम की कैपेसिटी कंपेयर टू कम है। तो अगर आप देखोगे लास्ट के जो 4 पॉइंट रेड में लिखे हुए हैं वो अमेंडेड पोर्शन है, नया है वह कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को आपको मैंने बताया 2 तरह के काम कर सकता है। पहला, इट कैन ब्रिज अ स्पीड डिफरेंस बिटवीन, ओके, रजिस्टर एंड रैम, ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखा। एंड सेकंड पॉइंट, इट कैन आल्सो एक्ट एज ए बफर मेमोरी बिटवीन द रैम एंड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया प्रोग्राम कैसे रन होते हैं, उसके हिसाब से कुछ बफर प्रोग्राम आ गया तो वो कैश मेमोरी में भेजा जाएगा। यहां पर अपने लिए एक ही डिस्टिंक्शन बिटवीन है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स एंड कैश का डिफरेंस बिटवीन। तो रजिस्टर केस में ये लोग बोलते हैं हाई स्पीड मेमोरी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। ओके, कैश फास्ट मेमोरी है और यहां पर डेटा जो स्टोर किया जाता है वो डेटा बफर मेमोरी जैसा स्टोर किया जाता है। यहां पर कैलकुलेटेड डेटा यूज किया जाता है जिसकी वजह से रिसोर्स कंजम्पशन जो है वो कॉन्सेप्चुअली मैनेज किया जाता है। इसके अलावा यहां पर रजिस्टर
केस में आपको ये ध्यान रखना है ये डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ओके, लेकिन कैश केस में इट इज इंटरफेस बिटवीन, ओके, द सीपीयू कॉन्सेप्ट एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम केस में, रैम और सीपीयू के बीच में, क्योंकि वो बफर मेमोरी जैसे यूज होता है, तो रैम और सीपीयू डिसाइड करेंगे कौन सा डेटा आपको कैश में भेजना है। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्स एंड कैश। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल है, ये आपने डिस्कस किया, उसके अलावा इकोनॉमिकल है और स्लो स्पीड है। इसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन वापस दिया है, नया है वो सिलेबस में, आंसर इजी है, वापस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर होगी प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर होगी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू है, सेकेंडरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस करता है। ये टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये सेमीकंडक्टर यूज करता है, ये मैग्नेटिक ऑप्टिक यूज करता है, मैग्नेटिक मटेरियल यूज करता है, ये फास्ट है, ये स्लो है। यहां पर डेटा बस के थ्रू डेटा स्टोर किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सीक्वेंशियली डेटा स्टोर किया जाता है। यहां पर इनपुट एंड आउटपुट के डिवाइस चैनल से डेटा स्टोर किया जाता है। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये कॉस्ट का बहुत ज्यादा है, ये लो कॉस्ट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको इंटरनल बोलते हैं और इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिस्कस किया मालिक। ये होने के बाद अपनी कहानी खत्म हुई और इसके बाद आया अपना आउटपुट की तरफ। आउटपुट में आपका क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है, ये क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है ओके व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट। तो आपको याद रखना है 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट है, टेक्सचुअल, ग्राफिकल, टैक्टाइल, ऑडियो एंड वीडियो। टैक्टाइल का कॉन्सेप्ट बताया था ब्लाइंड पीपल के लिए, डॉटेड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक टैक्टाइल कॉन्सेप्ट। ये होने के बाद वी हैव एंटर इनटू, यानी पीपल तो आपको छोड़ना था, हार्डवेयर खत्म हो गया। हार्डवेयर के बाद आया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में यू हैव ओनली 2 क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट, वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको एक ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द टास्क, फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ मेनी टास्क और फंक्शंस और एक्टिविटीज आर देयर, आपको याद रखना है 8 पॉइंट, लेकिन डिवाइड कैसे करोगे, 3, 4 और 1। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स, फर्स्ट 3 पॉइंट, हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर फंक्शंस परफॉर्म करता है, हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट बनाता है एंड यूजर इंटरफेस तोड़ करता है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट, हार्डवेयर फंक्शंस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस एंड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट 4 पॉइंट, मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट वाज नेटवर्क मैनेजमेंट। आपको इसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि आपको याद रखना होगा मेमोरी मैनेजमेंट में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का मसाला इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है मेमोरी मैनेजमेंट में। तो आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में वर्चुअल मेमोरी ना होके यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट में वर्चुअल मेमोरी का जिक्र किया हुआ है। तो आपको वर्चुअल मेमोरी अलग से आती भी है, तो आपको याद रखना है मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 फंक्शंस, 8 टास्क, मेरे ख्याल से आंसर इजी है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एज सच आपको मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर, 3। एक है एप्लीकेशन सूट, एक है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद है कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, जिससे कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैंने डिफरेंस बताया था वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चैप्टर 2 में देखा, ओके, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चैप्टर 3 में यहां पर देखा। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ये होने के बाद अपन शिफ्ट हुए डेटा के ऊपर। सर डेटा के पहले अपने नेटवर्क खत्म किया, तो नेटवर्क पहले खत्म कर देते हैं। तो नेटवर्क के ऊपर मैंने आपको बताया ये 4 चीजें, ये आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से याद नहीं रखना है। राउटिंग है, बैंडविड्थ है, रेजिलियंस है, कंटेंशन है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड वन इज कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन लेस में कनेक्शन की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क इज शेयरिंग एंड कैरिंग। पहले 3 शेयरिंग कौन से है, रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। उसके बाद है उड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है, रिलायबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन, आपस का कम्युनिकेशन चेंज हो गया, यूजर कम्युनिकेशन। एंड आफ्टर दैट ओके द कॉन्सेप्ट कम्स इज नेटवर्क में प्रोवाइड द वैल्यूज बाय हैविंग द मतलब ड्यू टू द इंपैक्ट। ओके वो कौन से वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, तो आपको मैंने बताया था 3 पॉइंट। पहला है टाइम कंप्रेशन, ओके टाइम कंप्रेशन। सेकंड पॉइंट ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करेगा एंड रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करता है। ये होने के बाद अपना लास्ट पोर्शन आता है 3A का, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा के अंदर अगर आपको याद होगा तो अपन 6 चीजें पढ़ने वाले। पहला है डेफिनेशन, अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं तो आपको याद आ जाएगा, चार्ट देखने पर बहुत जरूरी है क्योंकि चार्ट से आपको रिकॉल करना जरूरी है। तो अगर आप देखोगे ये 6 चीजें अपने करनी है। पहला है डेफिनेशन, उसके बाद है डेटा बेस, तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद है बिग डेटा, उसके बाद है डेटा वेयरहाउस एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज डेटा माइनिंग। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन का मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो 4 डेफिनेशन आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखने हैं। 4 डेफिनेशन कौन से है, ओके 4 डेफिनेशन है आपका। पहला पॉइंट है डेटा, दूसरा है डेटाबेस, तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है डेटाबेस मॉडल। ये होने के बाद अपना कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस पे। डेटाबेस पे कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मालिक। डेटाबेस पे पहला क्वेश्चन है हायरार्की ऑफ डेटाबेस बताइए, सेकंड डेटाबेस मॉडल बताइए। डेटाबेस मॉडल में आपके 4 पॉइंट है, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहले बात करते हैं सर हायरार्की ऑफ डेटाबेस क्या है। ओके मैंने आपको बताया था ये सीक्वेंस है, बहुत ईजी आंसर है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ईजी आंसर है, यह आंसर याद आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चनेबल पॉइंट है, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉइंट आंसर इजी है। इसके बाद गए थे डेटाबेस मॉडल पे। आपने 4 डेटाबेस मॉडल पढ़े, जिसमें से पहला मॉडल था हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, इसको रटने हैं। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में क्या होगा, रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन द हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वर्टेड ट्री पैटर्न में कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। यहां पर एवरी रिकॉर्ड्स को हम लोग नोड्स बोलते हैं और यहां पर 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप फॉर्म की जाती है। यहां पर जो टॉप पेरेंट रिकॉर्ड है उसको हम रूट रिकॉर्ड बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ये होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, इसके लिए डायग्राम आपको याद
याद आ जाना चाहिए और डायग्राम को लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल इज नथिंग बट अ वेरिएशन ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यहां पर इट इज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, जहां पर वन और मोर नोड्स रह सकते हैं। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, ब्रांचेस कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल नोड्स, यानी एक नोड, ओके, एक नोड में एक ब्रांच में सिर्फ एक नोड रहेगा ऐसा नहीं रहेगा, मल्टीपल नोड्स रह सकते हैं। एंड यहां पर ये एफिशिएंट है बट रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन है, मैंने आपको बता दिया है। यहां पर रिकॉर्ड सेट्स के फॉर्म में किए जाते हैं। हर सेट्स के अंदर दो चीज होती है, ओनर एंड मेंबर। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक मेंबर कैन बी ए मेंबर नॉट ओनली इन वन सेट, ही कैन बी ए मेंबर ऑफ मल्टीपल सेट्स। तो इसीलिए आपको याद रखना है, यहां पर एक चाइल्ड है तो उसका खाली एक पेरेंट रहेगा, उसका एक ओनर रहेगा ऐसा नहीं है, उसके एक ओनर से ज्यादा ओनर रह सकता है। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है। एंड देयरफॉर इट सपोर्ट्स मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल हो गया। इसके बाद आया रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में पहला क्या बोला हुआ, डेटा डेफिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, डेटा इंटीग्रिटी, ये सब टेबल फॉर्म में रखे हुए हैं। टेबल के अंदर कॉलम जो होते हैं वो, टेबल के अंदर जो कलेक्शन होता है वो रिकॉर्ड्स का होता है और हर रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड होते हैं। यहां पर तीन की टर्म यूज किए जाते हैं, डोमेन, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। डोमेन मतलब आपका क्या है, ओके, दैट इज रो। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम एंड रिलेशन मतलब ओके, डोमेन एंड एट्रीब्यूट्स का कनेक्टिविटी। यहां पर सर्टेन रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ टेबल, ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम इज इमटेरियल। ओके, यहां पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हो नहीं सकते, सिमिलर रिकॉर्ड। उसके बाद सिंगल वैल्यू आपको चाहिए हर एक पर्टिकुलर आइटम के लिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, यहां पर जो यूनिक की होगी वो प्राइमरी की होगी और जब वो किसी और टेबल में यूज की जाएगी दैट इज कॉल्ड ए फॉरेन की। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा, इसका एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया। ये होने के बाद आपके लिए गया नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आउट एक्सेट्रा वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड में ये सोचा गया है, इन वर्ल्ड ओके इट इज एवरीथिंग इज टर्म इन एवरीथिंग इज मॉडल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इन वर्ल्ड एवरीथिंग इज मॉडल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक स्टेटमेंट है। इस पूरे संसार में हर चीज को ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग सम डेफिनेशन और मीनिंग एंड एट्रीब्यूट्स। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करता है, जो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको मॉडल कर सकते हैं। यहां पर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ओके, एंग्री बर्ड्स का कॉन्सेप्ट 1 to 10 लेवल बनाता है, उसके बाद आगे बना सकता है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। यहां पर सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 1 to 10 लेवल अकेला खेल सकता है, 11 to 20 आने की जरूरत मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं कि 11 to 20 आया फिर ही उसको खेला जा सकता है। ओके, इंडिपेंडेंटली हो सकता है। लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज नथिंग बट अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो इंडिपेंडेंटली ओके इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेट करता है, जो रिलेशनल है। मालिक मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आया डीबीएमएस। इसके आंसर तो आपको तोड़ याद आना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, आंसर तोड़ होना चाहिए। मेरे को बताओ डुप्लीकेशन है या निकल गया है, मिनिमाइज हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दोनों में सेम डेटा है, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। इधर चेंज किया तो अपने आप चेंज होगा, डेटा इंडिपेंडेंट। इसके बाद फाइल है, फाइल सिक्योरिटी, फाइल शेयरिंग। और इसके बाद और एक पॉइंट है, मेरे को नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, यूजर फ्रेंडली एंड फटाफट सॉफ्टवेयर बनेगा, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और ये होने के बाद डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस है, दो डिसएडवांटेज है। पहला है फाइल सिक्योरिटी एंड सेकंड पॉइंट है कॉस्ट। मेरे ख्याल से डीबीएमएस की कहानी भी क्लियर होनी चाहिए। और ये होने के बाद अपन गए थे बिग डेटा की तरफ। बिग डेटा का आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा मतलब इतना बड़ा डेटा जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्रोसेस नहीं होता। एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां पर जो डेटा है वो बिग डेटा है विच इज नॉट प्रोसेस बाय ट्रेडिशनल सिस्टम। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग, यानी वो डेटा प्रोसेस नहीं होता, ऐसा नहीं, वो डेटा प्रोसेस होता है लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन ये है बेनिफिट क्या है उस वो बिग डेटा को प्रोसेस करने का। तो आपके तीन बेनिफिट है, एक है मल्टीपल बेनिफिट, दूसरा है कस्टमर के लिए बेनिफिट और तीसरा है अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। पहला पॉइंट मल्टीपल बेनिफिट्स में इन लोग ने क्या बोला हुआ है, मल्टीपल बेनिफिट्स में पहला पॉइंट बोला है आउटसाइड इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमें एक्सेस टू सोशल डेटा एंड थर्ड पॉइंट हम लोग रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क अर्ली आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सकती है। आज के डेट में बिकॉज ऑफ बिग डेटा कस्टमर सर्विस कैन बी इंप्रूव, फीडबैक दिया जा सकता है इमीडिएटली, ओके रियल टाइम, ओके कस्टमर को जो हम लोग को बात कर सकते हैं वो रियल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है इंप्रूव कस्टमर सर्विस। और इसके अलावा बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, रीजन सिंपल है, यहाँ पर जो डेटा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस है उसको डेटा वेयरहाउस में भेजा जा सकता है। ये होने के बाद अपना कल का क्वेश्चन आया दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के अंदर कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस, उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस इन ईटीएल, उसके बाद व्हाट आर द अप्रोच फॉर डेटा वेयरहाउस एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस। 3 क्राइटेरिया है सर। सबसे पहला क्या है, इट इज नॉन ऑपरेशनल। सेकंड क्या है, टाइम स्टैम्प है। तीसरा एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड है। ये होने के बाद व्हाट आर द प्रोसेस इन ईटीएल, टोटल 4 है, एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो एंड उसको यूज करो। ये 4 कॉन्सेप्ट आपके लिए हो गए, ये बता दिया अपन ने डिस्कस किया था। व्हाट आर द अप्रोच, ये आंसर थोड़ी
ईजी है। बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच में डेटा मार्ट्स पहले बनाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली डेटा वेयरहाउस बनेगा। टॉप डाउन में डेटा वेयरहाउस बनता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मार्ट्स बनाएंगे। ओके, ये होने के बाद बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस है। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? टोटल 5 बेनिफिट्स आर देयर। 5 बेनिफिट्स आर देयर। समझ में अच्छे से आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं रिकॉल करवा रहा हूं आंसर, समझ में अच्छे से आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या देगा? सेंट्रलाइज व्यू, अगर आपको याद होगा सेंट्रलाइज व्यू होगा, वन वर्जन ऑफ ट्रूथ रहेगा। ओके, आपको क्या देगा? स्नैपशॉट देगा ताकि ट्रेंड पता कर सको। एंड लास्ट पॉइंट, आपको एनालिसिस में मदद करेगा। व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस? पहला पॉइंट, समझ में अच्छे से आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद सेंट्रलाइज व्यू देगा, उसके बाद वन वर्जन ऑफ ट्रूथ देगा, उसके बाद क्या देगा? स्नैपशॉट देगा। एंड क्या पर्पस के लिए काम आएगा? एनालिसिस के लिए काम आएगा। ये होने के बाद आपका डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग मतलब एक प्रोसेस है जो एनालाइजिंग डेटा होता है टू फाइंड प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स। ओके, इस ट्रेंड पैटर्न्स और एसोसिएशन जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेटा माइनिंग? अगर आपको समझ में आ रहा है तो देयर आर टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेटा माइनिंग। पहला है डेटा इंटीग्रेशन, उसके बाद है डेटा सिलेक्शन, उसके बाद है डेटा क्लीनिंग, उसके बाद है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद करेंगे डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के बाद आपने को पैटर्न मिलेगा और पैटर्न के बाद हम डिसीजन लेंगे। भारत माता की जय। इसके हर एक पॉइंट मैंने समझाए हुए हैं। मेरे ख्याल से लॉजिकली आपको समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आया। 15 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। इसमें भी मैंने बहुत आपको डिटेल में समझाया है, मतलब मैंने इसके अंदर आपको ऐसे एक वर्डिंग समझा देगा। इसके लिए इतना टाइम पॉइंट है, लेकिन मेरे ख्याल से ओके, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आपके लिए ऑल टुगेदर कवर होता है। पेज नंबर मेरे को याद नहीं होगा कि बुक का मैंने देखा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपका ये पेज नंबर आप सीक्वेंशियली जाओगे ना तो स्टार्टिंग चैप्टर 3 के स्टार्टिंग पेज से